म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक बेसिक कमी क्या है, हमेशा बोलेंगे पैसा ले आओ, आज तक नहीं सुना होगा कि मत लगाओ। वही बात होगी सर, जब मार्केट गिर रही होती है तब बोलते हैं दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इन्वेस्ट करिए। और जब बढ़ रही होगी तो ऊपर ग्रोथ स्टेज पे होगी तो वो कहेंगे देखो कितनी मार्केट बढ़ गई, तुम कहाँ हो, तुमने क्यों नहीं लगाया। मतलब पैसा डाले जाओ। नहीं, किसी एडवाइजर से पूछा कि 5 SIP बता दो, तो इस इतने काम के कितने पैसे देना चाहोगे? अरे ठीक है, हम कहते कितना, 1 लाख दे दोगे? नहीं आप सर, कहाँ, कितना, 5,000? आप इतना ही मिलेगा। पैसा आप दूसरे से मैनेज नहीं करा सकते। ये प्लम्बिंग नहीं है कि दूसरे से करवा लिया। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड से रिटायरमेंट पॉसिबल है। लोगों के साथ ये एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी धारणा के बाहर जाना नहीं चाहते और उनको लगता है उनको सब आता है। कि लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट हैव दैट सेविंग्स और उनके पास होंगी भी नहीं। तो आप बताओ कि राइट मतलब फंड कैसे सिलेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो, म्यूचुअल फंड ना बहुत ही आसान होता है और ये वीडियो देख लोगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक्सपर्ट को बुलाया है जिनको इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हम बात करें, सर म्यूचुअल फंड आखिरकार होता क्या है? आप ऐसे समझ लें, अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस हैं। गोल्ड है, FD है, आपका प्रॉपर्टी हो गई, इक्विटी हो गई। इनमें पार्टिसिपेट करने का एक तरीका पूल्ड मैनर में, कलेक्टिवली। सो एक फंड मैनेजर है। सबसे पहले एक कंपनी है जिसको कि हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोल रहे हैं, लोगों के एंगल से अगर मैं बोलूँ तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर में एक आपका फंड मैनेजर है, ठीक। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ उसके ऊपर है। सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ आ गया, फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया और इसके अंदर एक फ़ंड मैनेजर है। फंड मैनेजर एक फ़ंड का मैनेजर है जो फंड को अपने हिसाब से मैनेज करता है, उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ठीक है। आप फंड का ऑब्जेक्टिव पहले से लिख के देते हो कि इस ऑब्जेक्टिव के तहत हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन ज़्यादा मिलती है, ऑनलाइन आपको कम दिखती है। ऑनलाइन बड़ी जनरल बातें लिखी हैं। सो ये ऑफर डॉक्यूमेंट में मिलेगा या फिर किम में मिल जाता है। सो आप अगर म्यूचुअल फंड की डिटेल में जाएंगे तो म्यूचुअल फंड शुरू कैसे होता है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि आपको फिर सबका बेस मिल जाएगा। मान लीजिए कोई फंड मैनेजर है, उसने कहा कि मैं इनकम देने के लिए एक फ़ंड ला रहा हूँ। अब इंडिया में जितने लोगों को लगा कि इनकम देने के लिए फ़ंड देना, इन्होंने कहा मुझे 10 रुपये की यूनिट पे मैं पैसा दूंगा। 10 रुपये जो है NAV हो गया, ओके। नेट एसेट वैल्यू एक यूनिट की। तो मान लीजिए 100 करोड़ रुपए इनके पास आ गए, तो 100 करोड़ में से 10 रुपये के NAV के हिसाब से 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ यूनिट्स हो गई। ठीक है। अब पहले दिन मार्केट में उन्होंने उसको लिस्ट कर दिया, उसके खर्चे भी हैं, NAV निकालने का एक प्रोसेस है पूरा कंप्लीट। अब आपका जो भी वैल्यूएशन है, भाई आज मैं इन्वेस्ट किया तो 3:30 बजे मार्केट बंद हुई, मान लीजिए इक्विटी की मैं बात करूं, 3:30 बजे बंद होने पे जो भी वैल्यूएशन है वो सामने से कुछ खर्चे हैं, वो खर्चे माइनस हुए, डिवाइड बाय मेरा जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है। ये NAV निकल गई। सो इट इज़ नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस एट द क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है। ठीक, शाम को 8 बजे के आसपास इसको कैलकुलेशन करके, मतलब फंड मैनेजमेंट टीम या पूरी कंपनी इसको कैलकुलेट करके ही घर जाती है, ओके। बिना कैलकुलेट किए घर नहीं जा रही है। तो पहला तो ये हो गया। सो नेट एसेट वैल्यू इज अवेलेबल ऑन अ डेली बेसिस। तो आपने जो आज खरीदा, कल आपको वैल्यू पता है, परसों आपको वैल्यू पता है। जो पहले से मार्केट में चल रहे हैं वो एक पोर्टफोलियो है जिसकी आज की प्राइस है यूनिट की। तो दिस इज NAV इसका। ठीक है जी। और सर, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, पैसा मैंने लगा रखा है फंड मैनेजर को। अगर मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ तो मैंने फंड मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है। फंड मैनेजर अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो फंड में लोग पैसा डाल रहे हैं, डेली बेसिस पे उसको मैनेज करने का काम म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड आपके लिए क्या करता है, बेनिफिट के एंगल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको स्टॉक सिलेक्शन करना, अमीर बनना है, सबसे आसान काम है। स्टॉक सिलेक्शन कर लीजिए, कौन सा बिजनेस सबसे बढ़िया है, उसका शेयर मार्केट में वैल्यूएशन घट रहा है कि बढ़ेगा, क्या घटना है कि बढ़ेगा, ये चेक करना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो ये म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को ये रोल दे दिया गया। आपने उसको पैसा दिया, वो मैनेज कर रहे हैं आपके लिए, और 1% लगभग आपका ले रहे हैं हर साल उस फंड वैल्यू का, जो भी उनका क्लोजिंग बैलेंस है उस पर। तो कुल मिला के सर ये बात हुई कि एज ए यूज़र की बात करूँ, मेरे को मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना है,
मेरे को नॉलेज नहीं है, कि ना स्टॉक सिलेक्शन करना आता है, ना मेरे को गोल्ड की नॉलेज है, ना किसी भी जितने भी एसेट्स होते हैं मेरे को किसी की नॉलेज नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपने पैसे दे दिए। अब जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग जगह पैसे इन्वेस्ट करेगा। नहीं, वो स्कीम वाइज पैसा मैनेज करेगा। ओके। मैंने अगर इनकम वाले फंड में लगाया है तो वो उसी को मैनेज कर रहा है। मैंने अगर मान लीजिए मैंने लार्ज अलग अलग, जैसे मैं शेयर वाले की बात कर लूँ तो इसमें एक लार्ज कैप फंड है, इंडेक्स फंड है, इसमें मिड कैप फंड है, इसमें आपका फिर सेक्टर वाले फंड है। मैंने जिस स्कीम में पैसा डाला उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है, वो उसमें पैसा लगा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लार्ज कैप वाले ने कहा मैं इंडिया के सबसे बड़ी 30 कंपनियों में पैसा लगाऊंगा, तो वो उन्हीं में घुमाते रहेंगे। ओके। उसमें देखेंगे बेस्ट कौन सा चलेगा। भाई आपको भी अगर मैं बोलूँ कि आप 30 कंपनियों में सबसे अच्छी कौन सी रहने वाली, आपने कहा ये 5, तो उन 5 पे ज़्यादा पैसा रखेगा, बाकी में कम कम रखेगा। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो घाटे में भी जा रही होंगी उस पर्टिकुलर दौर में, तो हो सकता है उससे विड्रॉ भी करेगा। ठीक है। दोनों ही बातें आएंगी अपने आप में। सो ये एक स्कीम हुई। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने कहा मैं मल्टी कैप में लगाऊंगा, तो मल्टी कैप में लार्ज मिड स्मॉल तीनों आ गई। ठीक, किसी ने कहा मैं स्मॉल में लगाऊंगा, तो जो स्कीम आप लेंगे, आपने कहा गोल्ड में लगाऊंगा तो गोल्ड वाले में ले लिया आपने। सो अल्टीमेटली कस्टमर को खुद डिसाइड करना है कि स्कीम कौन सी लेनी है। इसीलिए मैं इस बात को रखता हूं कि उनको खुद अपनी सिचुएशन पहले जानना है और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना। ठीक है। तो कुल मिला के सर बात ये होगी, मार्केट में बहुत सारी म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं, मान लो 30-40 मार्केट में म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं। अब उनके कंपनीज मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर भी उनके अलग अलग स्कीम्स हैं, मतलब अलग अलग फंड्स हैं। तो अब यहाँ पर कुल मिला के बात जाएगी तो इसका मतलब होगा कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सर म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं? बहुत सारे। आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है वो, इसीलिए वो जानना ज़रूरी है। आपका देखिए मिडिल क्लास के लिए जो मेनली सूट करता है दैट इज़ इक्विटी फंड्स। ठीक है। ठीक। दूसरा, आपके पास टैक्सेशन की अगर नॉलेज है तो फिर उसके अंदर भी बहुत सारे फंड्स हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा गहराई में है, ठीक तो है। लोगों को उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली आपके एजेंट्स को भी उतना नहीं पता होता। ठीक है। तो चलो इसको सॉर्ट कर देते हैं सर। मैंने ना यहाँ पे कुछ फंड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं। अब उसके अंदर से मैंने कुछ फंड्स निकाले हुए हैं, तो मैं आपसे 1 on 1 पूछता हूँ, आप मेरे को बताते रहना। सर ओपन एंडेड फंड क्या होता है? ओपन एंडेड फंड वो फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और क्लोज्ड एंडेड वो होते हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आप खरीद सकते हैं पर्टिकुलर डेट तक, उसके बाद आप उसको खरीद नहीं सकते। जब उसकी डेट आएगी क्लोजिंग मतलब मैच्योरिटी की या फिर उसको एंड करने की, उस वक्त वो पैसा आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है। इंटरवल फंड्स क्या होते हैं? हर 15 दिन में आते हैं। ओके। तो ये नॉर्मली बॉन्ड फंड्स में चलता है। इंटरवल फंड्स ठीक अगर है। देखें तो बॉन्ड में होगा आपका या मनी मार्केट में होंगे, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है। सो इंटरवल फंड्स नॉर्मल रिटेल पब्लिक के लिए, मिडिल क्लास के लिए नॉर्मली ये नहीं है। ठीक है। ये सब बड़े इन्वेस्टर्स और के सर लिए। एक्टिव फंड क्या होते हैं और पैसिव फंड्स क्या होते हैं? एक्टिव पैसिव फंड हो गया इंडेक्स फंड। जैसे आपने सुना होगा निफ्टी 50 है मान लीजिए, तो इंडेक्स जो हम शेयर बाजार देखते हैं उसका इंडेक्स का भी तो अपना एक प्रोपोर्शन है। सेम प्रोपोर्शन में एक फंड बना के छोड़ दिया गया उस पोर्टफोलियो को। तो इसमें नॉर्मली फंड मैनेजर ये मान के चला जाता है कि इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं। फंड मैनेजर का रोल सिर्फ इतना है कि वो उसको रेप्लिकेट कर सके। जैसे मान लेता हूँ ए कंपनी है, उसके 10 शेयर हैं, 10% ए है, बी है 5%, तो वो सेम प्रोपोर्शन को मेंटेन रखें क्योंकि फ्रेश सब्सक्रिप्शन आ रहा है। दूसरा, एक्टिव वाले क्या होगा जिसमें फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट है, वो उस रेशियो को अपने हिसाब से घटा बढ़ा रहा है। अब मान लीजिए इंडेक्स में बैंकिंग है, मान लेते हैं X% की, और फंड मैनेजर को लगता है कि बैंकिंग घटेगा, तो वो कहता है मेरा तो X/2 कर दो। सो वहाँ पे फंड मैनेजर का अपना रोल है, तो हम उसको एक चार्जेस एक्स्ट्रा। और इंडेक्स फंड में एक्टिव पैसिव फंड में आपका जो एक्सपेंस रेशियो है कम है, जो एक्टिव फंड्स हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर की मेहनत लग रही है, वो सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फंड मैनेजर की मेहनत लग रही है तो वो अल्फा जनरेट करे, वो ज़्यादा रिटर्न दे। इंडेक्स ने मान लीजिए 12% का रिटर्न दिया, तो ये मेरे को 14 तो दे। ओके। 1% तो वो भी ले रहा है, इंडेक्स का कम है रिटर्न, बिल्कुल। तो वो अल्फा जनरेट करने का हम उसको पैसा दे रहे हैं। ठीक है सर। अब मेन जो टाइप्स आते हैं म्यूचुअल फंड के, वो है इक्विटी, डेट, लिक्विड, हाइब्रिड, गोल्ड। तो एक बार इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इक्विटी
तो शेयर्स वाले हो गए, डेट हो गए बॉन्ड्स वाले, ठीक है। हाइब्रिड हो गए इन दोनों को मिला के, ठीक है। कि मैंने 50-50 रख दिया, 75-25 कर लिया, या 25% इक्विटी कर लिया, 75% डेट कर लिया, तो इस तरह से ये हाइब्रिड हो गए। ठीक है। और आपने कौन सा कहा? हाँ सर, इसमें गोल्ड। गोल्ड में आपका गोल्ड ईटीएफ्स आ गया नॉर्मली, ओके, ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब इसमें क्या रहता है? ये भी आपका पैसिव फंड्स आप मान के चलें, इनको इंडेक्स के तौर एक पोर्टफोलियो बना दिया गया और उनको लिस्ट कर दिया गया। सो नॉर्मल रिटेल पब्लिक को ईटीएफ में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है अगर पैसिव में जा रहे हैं, तो अगर एक्टिव में रहना है तो ईटीएफ्स में नहीं जाना है फिलहाल के लिए। और ईटीएफ की इंडस्ट्री अभी इवॉल्व हो रही है इंडिया में, सो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा मानना ये है। ठीक है। और लिक्विड फंड्स क्या होते हैं सर? लिक्विड फंड्स हो गए आपका जो कि बैंकिंग सिस्टम में आपस में बैंकों के कॉल मनी मार्केट में पैसा लगा है, या लिक्विड फंड आपका आपके पर्पस से आप ऐसे ले लीजिए कि आप आज पैसा डालें कल निकाल सकते हैं, लेकिन है। ये भी नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। ठीक है सर। अब यहाँ पर बात आती है कि ग्रोथ और IDCW ये क्या होते हैं? ग्रोथ ऑप्शन में देखिए, मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, उस पोर्टफोलियो में डिविडेंड भी आएगा, मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं शेयर मार्केट का कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका डिविडेंड वगैरह जो भी आ रहा है वो ग्रोथ ऑप्शन में वो सब कुछ फंड में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। एक बार सर डिविडेंड बता दीजिए क्या होता है? कंपनीज डिविडेंड देती हैं शेयर मार्केट में ना, जैसे शेयर मार्केट में कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं, जो भी फ़ायदा हुआ उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो कंपनी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को वापस करती है, ठीक। तो वो डिविडेंड जब यही शेयर म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया आपके बिहाफ पे, तो ये डिविडेंड उनके अकाउंट में आया, तो अब वो आपको दे नहीं रहा है, वो डिविडेंड वहीं पे है, ग्रोथ में आ रहा लग रहा है ना, ग्रोथ में कोई पैसा आपके पास आ नहीं रहा। IDCW में आपको फंड मैनेजर समय समय पे एक डिविडेंड देखता है कि मैं आपको वापस कर दूं। ठीक है जी, तो मतलब फिर ग्रोथ वाला ही बेटर रहा? वो सिनारियो वाइज है, अगर शेयर बाजार यूं हो के यूं आई तो आप कहोगे डिविडेंड वाले में मुझे मिल जाता, ग्रोथ में तो वैल्यू नीचे आ गई, ये सिनारियो पे डिपेंड करता है। ठीक है। और सर सबसे मेन चीज़ ग्रोथ और वैल्यू क्या होता है? ग्रोथ में आपका ऐसे स्टॉक्स हो जाते हैं जिनमें आपकी ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है, नॉर्मली मिड कैप्स हैं जिसमें कंपनीज ने एक्सपेंशन किया है, जिसमें एग्रेसिव है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक चल सकता है, रिस्की भी ज़्यादा होगा। वैल्यू वाले जिसकी बिजनेस बहुत अच्छा है, तो अगर आपका कोई नया इन्वेस्टर है तो उसके लिए वैल्यू वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा हुआ। ठीक है। और सर सेक्टर फंड्स क्या होते हैं? सेक्टर फंड्स हो गए आपके जिसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, मान लीजिए फार्मा है, IT है, उसी सेक्टर में लगा होगा। अब इसका नुकसान क्या है, जब फंड मैनेजर कोई NFO लाता है, बोलता है ये सेक्टर बढ़ने वाला है, अब सेक्टर यूं जाके यूं आया, फंड मैनेजर आपको बताएगा कि ये बाहर जाओ? अगर आपको एहसास है कि इसमें मतलब इसकी साइकिल पूरी हो गई, मुझे बाहर जाना चाहिए, पता है तो ही लीजिए, वरना मत लीजिए। ओके। ये बहुत बेसिक फ़र्क हो गया। आपको इंडस्ट्री देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक बेसिक कमी क्या है, हमेशा बोलेंगे पैसा ले आओ, आज तक नहीं सुना होगा कि मत लगाओ। तो आपको हिंट लेना पड़ेगा, जब वर्ड इस तरीके के आए, अब पैसा लगाइए, इन वेरी लॉन्ग टर्म यू विल क्रिएट वेल्थ, तो दैट मीन्स उनका जो अपना परसेप्शन है, उनकी जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो कम है। वही बात होगी सर, जब मार्केट गिर रही होती है तब बोलते हैं दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम कि आप इन्वेस्ट करिए, और जब बढ़ रही होगी तो ऊपर ग्रोथ स्टेज पे होगी तो वो कहेंगे देखो कितनी मार्केट बढ़ गई, तुम कहाँ हो, तुमने क्यों नहीं लगाया। मतलब पैसा डाले जाओ, पैसा डालते रहो, हमेशा पैसा डालते रहो, उनकी इनकम उसी से है ना। ठीक है। तो सर फंड्स ऑफ फंड्स क्या होता है? जो फंड अलग अलग फंड्स में पैसा लगाता है, दैट इज नोन एज फंड ऑफ फंड्स। जैसे और अब्रॉड के जितने फंड्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए ना, हम नाम ले नहीं सकते, हर कंपनी में फंड ऑफ फंड्स हैं। सो वो पर्टिकुलरली अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में पैसा लगाते हैं, तो वो फंड ऑफ फंड्स में आते हैं, डबल एक्सपेंसेस डबल हो जाते हैं आपके उसके अंदर में। फंड ऑफ फंड्स में अगर इंडियन फंड ऑफ फंड्स में लगा रहे हैं तो उसका बहुत सेंस मेरी नज़र में बनता नहीं है। मतलब एक कॉमन बंदे के लिए अवॉइड कर सकते हैं इसको? नहीं है। ठीक है सर। रेगुलर और डायरेक्ट क्या होता है? आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके बिचौलियों से बच सकते हो। बिल्कुल। तो डायरेक्ट में जाके आप बिचौलियों से बच सकते हो। ओके।
तो डायरेक्ट में वो जो कमीशन है वो जो देना पड़ता है वो आप ही के पैसे से देना पड़ता है ठीक है। ऑन डेली बेसिस। तो एनएवी निकालते वक्त ब्रोकरेज कटती है, तो वो ब्रोकरेज आपकी ही रिटर्न में ऐड हो जाती है। ओके। तो डायरेक्ट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक के लिए। अगर एसआईपी वगैरह आप नाम लेने का, मान लीजिए 5 नाम पूछे किसी से, कितना पैसा देना चाहोगे आप? सॉरी? किसी से 5 एसआईपी का नाम पूछा, जैसे अलग अलग किसी से पूछ लिया कि नहीं किसी एडवाइजर से पूछा कि 5 एसआईपी बता दो, हाँ हाँ, तो इस इतने काम के कितने पैसे देना चाहोगे? मतलब सर एडवाइस है, डॉक्टर को देते हो, उसको नहीं, कितना दोगे? वो डिपेंड करता है ना कि वो किस लेवल का डॉक्टर है। अरे ठीक है, हम कहते कितना, 1 लाख दे दोगे? नहीं सर, कहाँ, कितना, 5,000? आप इतना ही मिलेगा? इतना ही उतना भी मिलेगा? मतलब मिडिल क्लास से पूछो अगर वो मैं 1000 कहूं- भी नहीं देगा अगर वो मैं तो। कहूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट सेम है, एक की मैच्योरिटी पे आपको 5 करोड़ मिलने हैं, दूसरे की मैच्योरिटी पे 4 करोड़ मिलने हैं, तो कैसा फील आएगा? एकदम से जिसमें 4 करोड़ वाले में दुख लगेगा मेरे को कि दुख लगेगा। रेगुलर इज 4 करोड़ वाला, डायरेक्ट इज 5 करोड़ वाला। सिंपल पॉइंट ध्यान में रखें। सीधी सी बात है, डायरेक्ट वाला ही चूज करें। अगर मैं पढ़ाई करनी है तो डायरेक्ट। ओके। आप खुद सोचो ना, 1 करोड़ रुपए बचाओगे तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पैसा आप दूसरे से मैनेज नहीं करा सकते। ये प्लम्बिंग नहीं है कि दूसरे से करवा लिया, बिल्कुल। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे सर डायरेक्ट और रेगुलर का मैं ऑडियंस को और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने अपने बैंक के थ्रू करता हूँ, जैसे मेरा कोई भी XYZ बैंक है, मैंने वहाँ पे जाके कोई फंड सिलेक्ट किया और सेम फंड मैं किसी पार्टी पे जाता हूँ, जैसे जीरोधा पे चला गया मैं वहाँ पे, तो जीरोधा वाले डायरेक्ट ऑफर करते हैं क्योंकि उनका जैसे भी सेटलमेंट जो भी होगा, और जो भी मेरा XYZ बैंक है वो रेगुलर, वो बीच में अपना कमीशन चार्ज करता है। वो कहता है कि मैं अपनी एक्सपर्टीज दे रहा हूँ इस फंड के लिए, तो फंड सेम ही होगा, बस उसके आगे डायरेक्ट और रेगुलर लिखा होगा। तो ऑलवेज चूज डायरेक्ट फंड। ऑलवेज डायरेक्ट पे ही जाना है, दूसरे पे नुकसान। ठीक है। तो सर अब इक्विटी की बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड की। अब सर वही बात है कि सबसे पहले हमने म्यूचुअल फंड देखा, फिर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर आ गए। अब उस टाइप्स में भी इक्विटी एक म्यूचुअल फंड था। अब इक्विटी के अंदर भी अलग अलग टाइप्स आती हैं, मतलब एक पूरा का पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले अब हम इक्विटी की बात करें, क्योंकि सबने पैसा बनाना है तो मार्केट बिजनेसेस में डालना पड़ेगा, तभी म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब बिजनेसेस में डालना है तो सर सबसे पहले मैं को ये बताऊँ कि इक्विटी के अंदर भी एक टर्म आती है फ्लेक्सी कैप फंड। अब वो क्या होता है? फ्लेक्सी कैप ऐसा फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर के पास लिबर्टी है, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग मैंडेट होता है। तो किसी में दे दिया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में मैं पैसा डाल सकता हूं और मैं अपने हिसाब से डालूंगा। तो फंड मैनेजर के पास में एक सिचुएशन दी होती है, चूंकि हर कंपनी के पास लगभग फ्लेक्सी कैप है, लेकिन सबका अलग अलग मैंडेट होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि फंड मैनेजर को जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लगी, जहाँ लगा कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ है, वो उसमें चला जाएगा। ठीक है। तो वो फ्लेक्सी कैप, मतलब एक फंड का भी पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर है, अगर कोई फ्लेक्सी कैप में कर रहा है एक मैंडेट है। फंड मैनेजर को आप खुला हाथ नहीं दे सकते ना, ठीक है, कि आप कुछ भी करो। आप कुछ भी करो बोलोगे तो फिर कुछ भी करेगा। तो एक हर एक इन्वेस्टमेंट की एक स्टाइल है, तो फ्लेक्सी कैप में भी एक स्टाइल है। हर दौर में जो फंड चलते हैं, मैं ऑडियंस को आपकी पहले क्लियर कर दूं, हर दौर के फंड्स अलग अलग हैं। कभी आपको दिखेगा लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया, कभी मिड कैप ने, कभी फ्लेक्सी कैप। ऐसा नहीं है कि कोई भी फंड है वो 12 मतलब हर साल वही रिटर्न देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए चलें लोग। तो सर पास्ट रिटर्न इज अ मिथ। पास्ट रिटर्न इज अ मिथ। मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक कंपनी है बंद होने वाली है, उसका जो स्टॉक है बेहतरीन रिटर्न दिया था, वो बंद करने जा रहे हैं, आप नहीं खरीदोगे ना। तो पास्ट रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड भी नहीं लेना। दूसरा, म्यूचुअल फंड में जब भी पास्ट रिटर्न देखें तो ये ज़रूर देखें कि जो प्रेजेंट फंड मैनेजर है वो कब से है, उतना ही पास्ट परफॉर्मेंस देखें। अब मान लीजिए कोई भी फंड है, उसका फंड मैनेजर पिछले साल चला गया, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम तो पिछले साल अगर वो 8 महीने 9 महीने से ही है तो मैं 8-9 महीने का ही देखूंगा ना, मैं थोड़ी देखूंगा कि वो पिछला रिटर्न कितना अच्छा था। तो फंड मैनेजर जब से आया या रिस्ट्रक्चरिंग जब से हुई है तब से देखें, ये पुराने इतिहास से बहुत मतलब नहीं है। और दूसरा, आगे आने वाले समय के साथ इसका बेस्ट तरीका है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मैं उसी पे ही आ रहा था सर। अब एक चीज़ क्लियर हो गई, मैं फिर से रिपीट करूँगा। म्यूचुअल फंड, फिर उसके अंदर टाइप्स ऑफ फंड के अंदर भी अलग अलग फंड्स, एक हायरार्की है। तो मतलब ओवरऑल बहुत सारे म्यूचुअल फंड हो गए, मतलब बहुत सारे फंड मैनेजर हो गए। अब
सर कितने हैं मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के, अगर रैंडम नंबर ले? आपको 3,000 से ऊपर होंगे। 3,000 से ऊपर है। मैं भी अब 5,000। 5,000 है। अब मैं एक नॉर्मल बंदा, अब मेरे को आना म्यूचुअल फंड के अंदर। अब 5,000 देख के मैंने गूगल पे सर्च किया म्यूचुअल फंड, सबने अपना एसईओ कर रखा है, किसी का कोई टॉप पे आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, कोई कोई बेस्ट बता रहा है, यूट्यूब पे ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अब मेरे पास आ गया बहुत सारा मतलब डेटा, अब मैं उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकता। तो आप बताओ कि राइट मतलब फंड कैसे सिलेक्ट करें, और कोई अपने शुरुआत- पोर्टफोलियो के अंदर कितने मैक्सिमम फंड होने चाहिए? कोई शुरुआत कर रहा है तो इंडेक्स फंड के साथ शुरुआत कर ले। देखिए इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहेंगे कि ये पढ़ाई की बात करता है बार बार। देखिए क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड को ट्राई करोगे, रूल ऑफ द गेम इज़ वेरी सिंपल। आपके पास 30 ईयर्स हैं, 10 आप गवा चुके हो, अब मुद्दा क्या बचा, आप ट्राई कितने दिन करोगे। तो अगर वो सीधे सीधे मैं बोलूँ तो अपने इमरजेंसी फंड आने वाले 5 साल के पैसे हटा के हैवीली इन्वेस्ट करना है। हैवीली आपने 2,000 की SIP करी, इट डजेंट मेक एनी सेंस। आपको खाने में 4 रोटी आप खाते हो, आपको अगर एक टुकड़ा रोटी दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सो अगर उसको अगर हैवीली इन्वेस्ट करना है तो पढ़ाई करके ही करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास लार्ज कैप मिड कैप मेनली जो डाइवर्सिफाइड हैं इन्हीं में चले, क्योंकि उसको कोई बताने नहीं आएगा कि एग्जिट कब लेना है, उसको कोई बताने नहीं आएगा कि अब तुम सेक्टर के फला फंड से हट जाओ। तो इतनी पढ़ाई अगर करनी है तो फिर इसी काम को करना है, अपना काम छोड़ना पड़ेगा, फिर जहाँ से पैसा कमा रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि बेसिक नॉलेज ले, नॉलेज लेने के बाद इन्वेस्टिंग करे, SIPs को रन करे, सेविंग की बजटिंग करे पहले, कि बजटिंग करके कि सेविंग कितनी है, ITR वाइज घर में जितने ITR हैं उनके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट्स को करे। और अगर उसकी इनकम मान लीजिए उसकी सेविंग 20,000 रुपये महीना है या उसका 10 लाख रुपए की सेविंग है, तो उसको अपना एडवाइज़र पूरा बनना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास वेल्थ होगी उस पर कंपाउंडिंग उतनी ज़्यादा बन जाती है। ठीक, म्यूचुअल फंड के अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, तो उसकी जब शुरुआत होगी तो वो लार्ज कैप मिड कैप से करे। लेटर स्टेज पे ही विल बी यूजिंग आर्बिट्राज, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, इसको बहुत यूज़ करेगा, इक्विटी सेविंग्स को यूज़ करेगा। अब ये नाम सुने नहीं होंगे बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो साइज 25 लाख से ऊपर गया तो फिर आपका ये सब की ज़रूरत पड़ने लगेगी। ओके, अभी कुछ नहीं है तो आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड से शुरू कर दो। बिल्कुल, मतलब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ ही नहीं। 2-3 वर्ड ये याद कर रहे हो, लार्ज कैप और इंडेक्स फंड, वहाँ बस यहीं से वहाँ स्टार्ट कर 10,000 फंड रहने दो, दो। ओके। अपना इंडेक्स फंड पकड़ लो, शुरू करो। अब इसमें भी एक डाउट मेरे को ये पूछना था, अब जैसे लार्ज कैप है, अब 39+ कंपनीज हैं, सबने अपना लार्ज कैप निकाल रखा होगा, तो लोग क्या करते हैं 2-3 कंपनीज का लार्ज कैप ले लेते हैं। हाँ, तो लेना चाहिए या फिर सिंगल में ही रखना चाहिए? 2-3 में तो डाइवर्सिफाई कर ही ले, कंपनीज भी तो रिस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजरती हैं, ओके, तो वो उतना तो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। ठीक है। सर एक मेरा बेसिक सवाल आपसे है कि क्या म्यूचुअल फंड से रिटायरमेंट पॉसिबल है? ये तो डिपेंड करता है कि उसकी सेविंग कितनी है। पॉसिबिलिटी है? सेविंग है तो पॉसिबिलिटी है। रिटायरमेंट के लिए एक NPS है और इधर फंड्स हैं, तो किस में डालना चाहिए पैसा? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपका कोई छोटा भाई है, उसको टॉप करना है, ठीक है, उसको टॉप करना है, मान लीजिए उसको IIT क्रैक करना है। आप कह रहे हो वो इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ठीक, फिर कह रहे हो आप वो हिंदी पे भी बहुत ध्यान दे रहा है। मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है, सही है, लेकिन क्या टॉप करेगा? रिक्वायर्ड क्या है रिटायरमेंट के लिए? NPS और म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटायरमेंट के लिए 60 के से 90 तक आप दुनिया में जो जानते हो कर लो, इनकम आएगी क्या पहले चेक कर लो। डू यू हैव दैट एनफ रिसोर्सेज? आपने एक पॉडकास्ट में आपने बात की कि नॉर्मल बंदा और ग्रोथ माइंडसेट, तो वहाँ माइंडसेट की प्रॉब्लम पहले है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट हैव दैट सेविंग्स, और उनके पास होंगी भी नहीं, जो मिस्टेक्स उन्होंने की हुई हैं। तो रिटायरमेंट के लिए दोनों ही चीज़ करने से पहले दे शुड चेक कि रिटायरमेंट प्लानिंग में वो कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब उनको इनकम, देखिए दो थ्योरीज हैं, वन इज़ कॉर्पस थ्योरी, सेकंड इज़ इनकम रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो इनकम रिप्लेसमेंट जल्दी हो जाएगा, जब कॉर्पस बनाने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। कॉर्पस बनाने में अगर उनका सफल हो पा रहा है कि हाँ ठीक है ये अचीवेबल है, तो म्यूचुअल फंड से आप क्या करोगे? आप 12% का एक्सपेक्टेशन लगाओ, NPS से आप 10% का एक्सपेक्टेशन लगाओ,
ठीक। और इस पे आप कैलकुलेट करके देख लो कि कॉर्पस अचीव हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा तो फिर बिल्कुल। ठीक है, तो चलो सर, म्यूचुअल फंड हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और आसान करते हैं। लाइक कि आपने बता दिया कि लार्ज कैप में जाओ और इंडेक्स फंड चूज करो, ठीक है। अब सर लेट सपोज किसी बंदे ने किसी भी XYZ कंपनी का लार्ज फंड या इंडेक्स फंड चूज कर लिया। अब उसके बाद उसके सामने ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मैं सामने दिखा भी दूंगा। फंड का नाम नहीं शो करेंगे क्योंकि गाइडलाइंस होती है, यूट्यूब की पॉलिसीज की भी गाइडलाइंस है कि आप किसी को कुछ बता नहीं सकते। बस जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशनल पर्पस हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके का कुछ आएगा, चाहे आप कोई भी फंड सिलेक्ट कर लो। तो सर सबसे पहले ना मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे AUM लिखा आता है, तो वो क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट, उस फंड का कॉर्पस कितना है, टोटल साइज कितना है, कितना पैसा आज पब्लिक का उनके पास है। ठीक है, और सर NAV क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू, वही प्राइस ऑफ यूनिट। ठीक है, उसके बाद सर नीचे ना फंड मैनेजर का नाम लिखा आता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना इंपॉर्टेंट है उसमें। तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसमें देखिए 2-3 बातें उनको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बड़ी कंपनीज का अगर लीजिए तो प्रोसेस बेस्ड कंपनीज का लीजिए। उसका रीज़न क्या है, आपने पैसा लगाया हुआ है, बड़ा पैसा है, कई बार टैक्सेशन के झंझट के कारण आप निकाल नहीं सकते। अब वो फंड मैनेजर रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी में चला गया, तो क्या आप एक ही फंड मैनेजर के भरोसे पे बैठे थे? आपको प्रोसेस बेस्ड कंपनियों में होना चाहिए, तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ रहिए। छोटी कंपनियों में क्या होता है, जनरली प्रोसेसेस आर मिसिंग। ठीक है सर, अब एक जो अगली चीज़ है, लोग इसको देख के भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। जैसे इंटरफेस पे देख लिया ना, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ आया, तो एक बार थोड़ा आप क्लेरिफाई करना। जैसे वहाँ पे लिखा आता है कि अल्फा, एक्टिव रिस्क, वोलेटिलिटी, बेटा, जेसन अल्फा, ये सारे के सारे शार्प रेशो, ये क्या चीज़ें होती हैं? रिस्क मेजर्स हैं ये। स्टैंडर्ड बीटा का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर मेरा स्टॉक मार्केट 1% अप डाउन हुआ, तो अगर उसका बीटा 1 है तो ये भी 1% अप डाउन हो जाएगा उसके साथ साथ। तो वो कोरिलेशन है। तो उसमें जाने से लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ना उसको कर पाएंगे और ना करना चाहिए। तो मतलब एक बार के लिए स्टार्टिंग में इसको साइड में रख सकते हैं? उसको देखने की ज़रूरत तक नहीं है, ज़रूरत तक नहीं। इट इज़ NAV बेस्ड। ओके। पूरा NAV बेस्ड है, पोर्टफोलियो बेस्ड तो देते नहीं है। सो मेरा पोर्टफोलियो ही डिफरेंट हो जाता है। ओके। सो चर्निंग रेशियो को देख लें, एक्सपेंसेस को देख लें। देखिए एक आम निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेंस रेशियो। ओके। एक्सपेंस रेशियो देख लें, उसके अंदर में चर्निंग रेशियो देख लें। उसका आप देखिए कि इन्होंने होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना दिया है, 5 साल का, 3 साल का। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स को कंपेयर कर लें बस, तो ये उनको मिल जाएगा। लेकिन ये फ्री में नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं पेड टूल में मिलेगा। तो देखिए फ्री जो देखना चाहते हैं उनके लिए लंगर होता है, तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। मैं समझ गया। ठीक है, तो सर अब एक बेसिक सवाल यहाँ पे ये आता है कि अब म्यूचुअल फंड समझ आ गया, लार्ज कैप इंडेक्स फंड समझ आ गया कि इनमें जा सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, 2 ऑप्शन आते हैं, लमसम और SIP। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? लमसम इन्वेस्ट करने के लिए अंडर वैल्यूड है मार्केट के, ओवर वैल्यूड है, वो तो देखना पड़ेगा। ओके। अब आज की डेट में जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड तो नहीं है मार्केट। सो किसी भी हाल में अंडर वैल्यूड नहीं है। ओवर वैल्यूड है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन अंडर वैल्यूड नहीं है। तो मुझे अगर करना होगा तो मैं लमसम से बचूंगा। एंड SIP तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, इट्स अ नो ब्रेनर। ओके। पूरी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक SIP होगी। ठीक है, तो मतलब SIP करने के लिए हमें मार्केट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कि जस्ट गो विद द फ्लो? देखिए जो लोग मार्केट डेली देखते हैं उनकी रिटर्न नहीं बनती। ओके। रिटर्न ही उनकी बनते हैं जो उसको पैसा डाल के भूल जाते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये मैंने लगाए, ठीक, मार्केट में 10,000 के 10 लाख हो गए, मुझे क्या करना चाहिए? अब सर लोग क्या करेंगे, लोग तो निकाल लेंगे, लेकिन मैं तो आके देखूंगा कि उसको और बढ़ जाए। तो कोई रीज़न है बढ़ जाएगा? इतने टाइम से सर कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, रीज़न तो यही है। इकोनॉमिक कंडीशंस तो देखनी ही पड़ेंगी। ओके। सो निकलना कब है हमको? या तो इकोनॉमिक कंडीशंस पे, या फिर मेरे को देखना है मेरा गोल आ गया। ओके। तो मेरा गोल आ गया तो मुझे निकलना है। ठीक है, सिंपल है। तो मतलब आपको एग्जिट कब लेनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, कौन बताएगा? क्योंकि लोगों को तो ये चलता है कि SIP चल रही, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती ऐसे रहेगी। बहुत लोग हैं जो नहीं हैं आज, उनकी भी फंड्स लगे हुए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। उसका कोई फायदा ही नहीं हो, बेचारे ने जिंदगी भर मेहनत करी, सेविंग्स करी, और उसका पैसा ऐसे का ऐसे ही रह गया। हाँ, एग्जिट कब लेनी है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तो है ही। ठीक है, इसके अंदर एक टर्म होती है SWP, वो क्या होती है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान।
सो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इसके जहाँ से आप विड्रॉल ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो एक मिथ है कि SWP जो है इक्विटी फंड में भी कर दो। ओके। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि SWP जो है इक्विटी फंड से क्यों नहीं करी जा सकती। सो इसको नॉर्मली कंजर्वेटिव फंड से ही करना चाहिए। SWP को एक बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में। ओके। सो SWP पे भरोसा करके रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ SWP पे भरोसा करके, बाकी भी चीज़ें हों। ठीक है सर, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी रेगुलर और डायरेक्ट फंड की, लाइक कि किसी ने गलती से रेगुलर फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, अब उन्होंने आपकी बात सुन ली कि भाई डायरेक्ट में करना चाहिए, तो वो उसको कैसे चेंज कर सकता है? टैक्सेशन को ध्यान में रखे, क्योंकि एग्जिट करेगा तो टैक्स लगेगा, अगर गेन है तो एग्जिट लोड का ध्यान में रखे। दूसरा, वो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने के लिए या तो कंपनी से कर ले या फिर MF सेंट्रल है, MF यूटिलिटी है, इनसे कर सकता है। कंपनी की डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकता है। ओके। तो वो जनरली क्या है, लोग अगर MF सेंट्रल पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो जो उन्होंने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो स्विच कर सकते हैं। बट एग्जिट लोड और MF टैक्स सेंट्रल बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये के फिनटेक और कैम्स की है। सो बेसिकली दे आर रजिस्ट्रार्स। ओके। तो इनका जॉइंट इनिशिएटिव है। वैसे भी आप मान लीजिए किसी कंपनी का कुछ खरीदते हैं तो बैक ऑफिस पूरा यही संभालते हैं, तो उनके यहाँ पे ही सीधा सीधा आपने ओपन कर लिया, ठीक है। तो उससे कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक डाउट ये भी था, जैसे ज़ीरोधा पे हम अकाउंट खुलवाते हैं लाइक, तो उधर डीमैट अकाउंट खुलता है, और म्यूचुअल फंड मैं बैंक के थ्रू भी कर सकता हूँ, तो मेरा ये पूछना था कि डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड से लेना या फिर नॉर्मल बैंक से, इनमें क्या डिफरेंस रहता है? बैंक से लेंगे तो रेगुलर ही मिलेगा। ओके। बैंक से आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देंगे। ठीक है। और अगर आप मतलब डायरेक्ट बनाना है तो MF सेंट्रल वुड बी बेटर या MF यूटिलिटी वुड बी बेटर। ओके। और डीमैट में आपका डीमैट के चार्जेस तो आप हर साल दे ही रहे हो, तो अगर आप खाली म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप उसको वैसे भी खरीद सकते हैं ना। तो मतलब बेसिकली डायरेक्ट MF सेंट्रल की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सारे फंड आ जाएंगे, खरीद सकते तो जिस पे भी जाके लेना है तो वहाँ पे वो ले सकते हैं, ले ना सकते कोई बैंक का रोल ना कोई डीमैट कोई का रोल रोल। नहीं ना। ओके। तो सर लेट सपोज मेरे को 10 साल हो गए SIP करते करते, मैंने अभी तक अपने फंड को कुछ रीस्ट्रक्चर नहीं किया, तो रीस्ट्रक्चरिंग कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो कितना इम्पोर्टेंट है? रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपके गोल्स के साथ देखें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक X चीज़ ली हुई है, अब मैं अपना रिव्यू करूँगा, वहाँ पे अगर इसका रोल आज भी बनता है तो वो बना रहेगा, ज़बरदस्ती क्यों हटाना है? तो ज़बरदस्ती से रीबैलेंस करने के लिए नहीं होता है। अगर मेरी लाइफ में उसके कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हटूंगा, अदरवाइज बना रहूंगा उसके अंदर। तो रीबैलेंसिंग हर साल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। मतलब आपको अपनी सिचुएशन रिव्यू करनी है और उसमें अगर वो सही आ रहा है तो म्यूचुअल फंड चलेगा। सर आज के टाइम में ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, आप थोड़ा मतलब इस पे अपना ओपिनियन शेयर करना, कि मार्केट में पैसा डाला हुआ है, मार्केट डाउन होगी, अब जैसे दिखाओ पैसे जा रहे पैसे जा रहे पैसे जा रहे, निकाल लिया। और वहीं जो लोगों को दूसरा माइंडसेट होता है कि मार्केट डाउन मतलब लॉटरी वाला टाइम, इसमें पैसे और डाल लो क्योंकि कल ऊपर जाएगी। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? मार्केट नीचे जाएगी अगर मैं, देखिए मैं आपको फिर से एक चीज़ बोलूँगा, अगर इफ़ आई बिलोंग टू मिडिल क्लास, मेरी वेल्थ किससे बनेगी मुझे पता हो। पहला, अगर वहाँ पे म्यूचुअल फंड का रोल है तो मार्केट नीचे जाने पे तो खरीदोगे आप, उल्टा है ना। अब जो डर के भाग रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता नहीं है, तो वो तो घटाने ही आया है वो बंदा तो घटाने ही आया है, ये मान के चलो आप। और उस वक्त जो खरीद रहे हैं वो वेल्थ बना रहे हैं। ठीक है। तो सर थोड़े मेरे को रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करो कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर गलतियाँ, SIP करते हैं, जब पैसा बन जाता है तो उठा के कार ले आएंगे, कुछ डाउन पेमेंट कर देंगे, लोन चुका देंगे तुरंत, तो ऐसी गलतियाँ कर डालते हैं लोग। मार्केट गिरती है तो एकदम से SIP रोक देगा, नहीं नहीं मुझे तो पता, इतना पता था तो मतलब पहले से सब पता ही था आपको, तो म्यूचुअल फंड में आने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है। तो लोगों के साथ ये एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी धारणा के बाहर जाना नहीं चाहते और उनको लगता है उनको सब आता है। ओके। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। सर जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपका थोड़ा रेशो मेंटेन होना चाहिए, रेशो इन द सेंस कि इक्विटी डेट और लिक्विड फंड का रेशो मेंटेन होना चाहिए, तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? डाइवर्सिफिकेशन इज़ गुड। सो हमने इमरजेंसी फंड पहले से रख लिया। देखिए ये कस्टमाइज चीज़ें होती हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि थंब रूल कोई है। ओके। सो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अनमैरिड हो, अभी आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, जी।
आपका इमरजेंसी फंड वो भी है, ठीक। सो अगर आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो आपके पास इमरजेंसी के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई। आपने 3 महीना 4 महीने का पैसा रख लिया, बाकी पैसा लगा दिया। अगर आप यहीं मैरिड हो तो आप वही चीज़ हो गई साल भर के पैसे की। सो सिचुएशन डिपेंड करती है, मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, ठीक। अब वहाँ पे लिक्विड फंड की आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है मेरे पास एफडी है। अगर मेरे पास एफडी है, व्हाई शुड आई नीड टू इन्वेस्ट इन क्या कहते हैं लिक्विड में। दूसरा, उसका टैक्सेशन एकदम फ़र्क है आज की डेट में। सो ऐसा कोई थंब रूल मैं नहीं जानता, क्योंकि हमने वेल्थ बनाते हुए देखा है और बनते हुए देखा है। तो वेल्थ बनाने में डाइवर्सिफिकेशन का रोल बाद में आता है, शुरुआत में नहीं आता। वेल्थ बनने की प्रोसेस में डाइवर्सिफिकेशन होगा तो वेल्थ कम बनेगी। ओके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको पहला 1 करोड़ बनाना है। अब मैंने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया तो आपका रिटर्न ही नीचे आ गया। 1 करोड़ ही जल्दी नहीं बनेगा। 1 करोड़ बनने के बाद डाइवर्सिफाई करूँ कि पहले कर लूँ। सो इमरजेंसी का पैसा अलग रखो, कहीं ना कहीं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल। रियल सेंस में। तो सबकी रियल वेल्थ नहीं बनती इसीलिए। अब जो बंदा मान लीजिए कम सैलरी पे है, वो उसकी सेविंग्स ही कम है, वो सेफ्टी करेगा तो वेल्थ बना ही नहीं सकता, वो तो इरोड होगी। ओके। तो सबसे पहले तो उसको इनकम पे ही वो करना चाहिए फोकस, कि अपना इनकम जनरेट करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेकंड चीज़ है कि हाँ, इनकम बढ़ाएगा, उसके बाद चीज़ें होने वाली हैं। ओके। तो सर यहाँ पर म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत बिगिनर लेवल का तो पता चल गया कि क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंड, उसके अंदर भी पता चल गया कैसे काम करता है, फंड मैनेजर होता है, AUM NAV, सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो सर एक मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या हम म्यूचुअल फंड से रियल वेल्थ बना सकते हैं? म्यूचुअल फंड से रियल वेल्थ बना सकते हैं। आपको 7% की महंगाई है। टैक्स की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, ठीक। सो आपको अगर 12% भी मिल रहा है, 1.25 लाख तक का आप गेन बुक कर सकते हो टैक्स फ्री हर साल। और उसके ऊपर आप अगर टैक्स हटा करके देखोगे तो आप लोअर साइड पे भी 11 के आसपास आप रिटर्न बना लेते हो। इट्स अ डिसेंट रिटर्न। आपको कहाँ मिलने वाला है? 11% का टैक्स फ्री रिटर्न कहीं मिलने वाला है लगभग। सो ये आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के दे देता है। सो मिडिल क्लास के पास जितने ऑप्शन है उसमें ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है। तो सर अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो मतलब जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग ही म्यूचुअल फंड से हो जाएगी, बट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके देखिए, अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज जहाँ पे मेरा जो लक्ष्य है, जो गोल मैंने सेट किया है, वो गोल किससे पूरा होगा। पहले हम वो एसेट क्लास आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं वेल्थ बनाने की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वेल्थ तब आएगी जब आपको, मान लीजिए कोई कमर्शियल रेंटल आपने लिया, लोन पे ले लिया, उतनी वेल्थ आपकी किसी दूसरी चीज़ में जल्दी नहीं बन सकती। तो जो म्यूचुअल फंड में गेन आपको 20 साल में मिलेगा, वहाँ पे वो शायद आपको 7 से 8 साल में मिल जाएगा। तो ये एक अलग फैक्टर हो गया। अब म्यूचुअल फंड में जो सीधा साधा आदमी जो एसआईपी चाहता है कि मैं एसआईपी से कर लूँ, वो कर सकता है, वेल्थ बन जाएगी उसकी। ठीक है। तो सर लेट सपोज किसी ने 5,000 रुपये महीना SIP स्टार्ट करी, 1 साल तक उसने 5,000 रुपये करी, तो अगले साल उसकी इनकम में इंक्रीज आएगा, क्योंकि काम करेगा तो इनकम में इंक्रीज आ जाएगा। तो SIP में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? मतलब स्टेप अप करें तो कितने % से करें? जितने पैसे बच रहे हैं। ओके। भाई मुझे वेल्थ बनानी है तो पहले वेल्थ बनानी है। तो मान लीजिए आज मैं सेव कर सकता हूँ 5,000 रुपये। अगले इसको ऐसे लेते हैं, मान लीजिए इस साल मैं सेव कर सकता हूँ 6,000 रुपये महीना, तो मैंने 5,000 की SIP कर दी। अगले साल मैं सेव कर सकता हूँ मान लीजिए 12,000 रुपये, तो मैंने 10,000 की SIP कर दी। तो आपको स्टेप अप इस तरीके का करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 5% लगा दिया। देखिए, ग्रोथ आप करियर में कब लोगे? शुरुआत में। बाद में तो करियर में भी स्लो ग्रोथ आएगी, तो SIP भी तो वैसी ही बनानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आपकी सेविंग से रिलेटेड होगा। पैसा अगर अकाउंट में रखा है तो आपको नुकसान हो रहा है, ये बात आप मान के चलें। सर एक चीज़ मेरे को और पूछनी थी। लेट सपोज 2 पर्सन है, A और B। A ने जो इन्वेस्टमेंट है वो मान लो 5-5 हज़ार रुपये SIP उसने अपने 20s में स्टार्ट कर दी। मतलब कि मानो 20 साल का था, उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, 5-5 हज़ार रुपये हर महीने डाल रहा है। और जो B पर्सन है उसने कहा मैं अभी नहीं करता, मैं थोड़ी सी एक बार अपनी इनकम बढ़ा लूँगा ऐसे ऐसे करके। तो अब उसने स्टार्ट करी 10 साल बाद। उधर वो 5-5 हज़ार करके डाल रहा है और इसने सीधा सीधा बोला मैं अब 25-25 हज़ार रुपये डालता हूँ। तो दोनों में कितना डिफरेंस आएगा? कौन ज़्यादा बेटर है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, मेरा रटा हुआ है एकदम। मान लीजिए आपको 5.6 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा करने हैं, ठीक।
30 की एज से किसी ने शुरू किया, 30 साल तक देखा तो 10,000 रुपये महीना, और अगला बंदा बोले मैं 50 की उम्र में शुरू करूंगा तो उसको 2,10,000 महीना देना पड़ेगा सेम अमाउंट के लिए। मतलब पहले स्टार्ट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही तब लगेगा। पहले अगर स्टार्ट किया है तो अर्ली मूवर एडवांटेज बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा। तो मतलब जितने भी लोग 20s में हैं वो तो अपना मतलब SIP स्टार्ट हाँ, कर ही दो। पॉकेट मनी मिल रही उसी से करो, ओके। अपने पॉकेट मनी से करो, फादर के पैसे से नहीं करना चाहिए। सर आपने ये लाइन बहुत अच्छी बोली, फादर के पैसे से, बट मैंने एक चीज़ और देखी है, लोगों के अंदर ना फोमो आ जाता है, लाइक कि मैं अपने दोस्त को कॉल करूँ, वो पूछेगा, मैं उसको बताऊंगा कि मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाले, मैंने SIP स्टार्ट कर दिया। अब उसके पैसे नहीं भी होंगे ना, वो क्या करेगा, उसको फोमो हो गया कि भाई इसने SIP स्टार्ट कर दिया, वो क्या करेगा, किसी दोस्त से उधार मांगेगा, मतलब बोरो करके पैसे इन्वेस्ट करेगा। कोई सेंस नहीं बनता है इसका। देखिए, हमें किसी को दिखाना क्यों है, वापस तो करना ही पड़ेगा, और ये एक ऐसा पैसा है जिसमें आपको पता नहीं है रिटर्न कब आएगा। सो आप अलाउ कर दो कि पहला पैसा मैंने डाला, अलाउ किया मनी को कि ये ग्रो करे, लेकिन मुझे अगर मजबूरी है कोई पैसा वापस करना है तो फिर मुझे प्रेशर में आ जाऊंगा मैं, तो लॉ ऑफ नेचर जो है ना वही टूट गया। बिल्कुल। सर एक चीज़ और बहुत चल रहा है, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भरी हुई है कि आप SWP से अपनी रिटायरमेंट कर सकते हैं, लाइक कि आपने कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, मानो कि आपने 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, आपने मतलब 20 से स्टार्ट करा, आप 60s की उम्र में आ गए हो, वहाँ पर आपने 2-2.5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, अब आप SWP कर लो और अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करो। तो इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? मिथ है, ये अपने आप में मिथ है, इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़, आप जब इक्विटी में, आप क्या बोलते हो मैं SIP करूं और उसके बाद इक्विटी में पैसा बना रहे, आप मुझे ये बताओ कोविड के दौरान कितना पैसा आपने लगाया है? शायद लोगों के पैसे नहीं थे जब लगाने को। आपके पास पैसे नहीं हैं, अब आपने 2.5 करोड़, आपको क्या लग रहा है मेरा 2.5 करोड़ है, 10% नीचे आया, 2,25,00,000 रह गया, अब आपको दिख रहा है कि वहां से और पैसा निकल के घर आया, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगने वाला। सो दूसरा क्या होता है, लोग उस वक्त पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। आपको SWP करनी होगी तो यू नीड टू स्विच द फंड, आपको उस वक्त डेट हाइब्रिड से करोगे आप, और डेट हाइब्रिड से करोगे तो रिटर्न कितना आने वाला है, 7-8%। तो 7-8% पे ही फिर आप इन्फ्लेशन लग रहा है आपका। सो प्रॉब्लम यह है कि SWP को अगर आप मान लोगे कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है रिटायरमेंट के लिए, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना चाहिए, इसको यूट्यूब तक सीमित रहने दीजिए। ठीक, मतलब रिटायरमेंट का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, बट उस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग अलग करनी ही पड़ेगी। SWP उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, ठीक है। बहुत छोटा पार्ट है। सर मैंने देखा था आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पे कोर्सेज हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपके ऑडियंस को एक बात बोलता हूँ, हर साल 1.25 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स आप बचा सकते हो म्यूचुअल फंड में। हर साल अपना 1.25 लाख का गेन बुक करिए। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए लगाए और उसके 3.25 लाख रुपए हो गए। अब अगले साल, उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, 3-4 साल बाद आपको पता चला ये पैसा 4.5 लाख 5 लाख हो गया। अब आप विड्रॉ करते हो, 1.25 हटा के बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। ईयरली अगर आप इसको बुक करते चलो ऑन पेपर, तो हर साल 1.25 लाख का कैपिटल गेन आपने टैक्स फ्री बुक कर लिया, आपका पूरा पैसा टैक्स फ्री हो गया। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर मिडिल क्लास, क्योंकि उतनी सेविंग होती है, इतना फायदा तो ले ही सकते हो। बिल्कुल। और सर ये चीज़ें कोई बताता भी नहीं है, ये तो कोई एडवाइजर नहीं बताता, किसको फर्क पड़ता है, आपका पैसा बचना है इसमें, किसी को ब्रोकरेज मिलनी नहीं है तो कोई नहीं बताएगा। तो कमेंट में सर के लिए एक लाइक जरूर करना, सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर शेयर किया। एक क्या मतलब सारा के सारा इन्होंने सारा का सारा चीज़ें समझाई है, तो सर के लिए कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।